क्या हम मुगल बादशाह अकबर को एक राष्ट्रीय शासक कह सकते हैं? आइए जानते हैं विस्तार से इस छोटे से वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आप इतिहास विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही तमाम प्रश्नों की सीरीज मैंने चला रखी है, जिसे साक्षात्कार बैच का नाम मैंने दिया है और वो बैच चल रहा है सफलता विजन्स नामक मेरे एप्लीकेशन पर। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको विभिन्न सारी पीडीएफ मिलेंगी, करीब 300 से ऊपर पेजों की पीडीएफ आपको मिलेगी, जो कि 6 भागों में, 6 या 7 8 भागों में बटी हुई है। और इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। जिस प्रकार से मैं ये क्लास दे रहा हूँ, ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास सारे के सारे क्रिटिकली प्रश्नों की मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को एक धार देने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आता हूँ वापस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा ये है कि क्या हम अकबर को राष्ट्रीय शासक कह सकते हैं। सबसे पहले तो साथियों ये बात है कि एक राष्ट्रीय शासक किसे कहा जाए, एक राष्ट्रीय शासक का पैमाना क्या है, उस पैमाने को पहले हम देखें और उस पैमाने के अकॉर्डिंग हम अकबर को तराशने का प्रयास करेंगे। अकबर को उस पैमाने की कसौटी पर कसने का प्रयास करेंगे। यदि अकबर उस कसौटी पर खरा उतरते हैं तो हम अकबर को एक राष्ट्रीय शासक कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते। राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक राष्ट्रीय शासक की कसौटी क्या हो सकती है, या एक राष्ट्रीय शासक के मानक क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा शासक जिसके पास एक विशाल साम्राज्य हो, पहली चीज। दूसरा, उस विशाल साम्राज्य में एकता स्थापित हो। तीसरा, उस विशाल साम्राज्य में विभिन्न जाति वर्ग और समुदाय के जो लोग रहते हैं, उन सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तीसरा या चौथा, स्थानीय भाषा और संस्कृति का सम्मान उस राज्य में होता हो। चौथा, प्रशासन में एकता हो, यानी कि संपूर्ण प्रशासन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक जैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। और प्रशासन में विभिन्न वर्गों के लोगों को योग्यता के आधार पर और नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए। प्यारे साथियों, मैंने 4-5 ये कुछ मानक आपके सामने रखे हैं। वैसे ये कोई ऐसे ये मानकों का भी कोई स्टैंडर्ड मानक, ये मतलब इन मानकों का भी कोई मानक नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यदि इन मानकों पे यदि कोई शासक खरा उतरता है तो हम उसे राष्ट्रीय शासक कह सकते हैं। ठीक है। अब हम इन मानकों के अकॉर्डिंग अकबर को इस कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो मैंने आपके समक्ष एक मानक रखा था, वो था कि विशाल साम्राज्य का स्वामी। तो देखिए प्यारे साथियों, भारत अपने आप में एक विशाल देश है और लगभग वर्तमान का जो भारत है, वो पूरा भारत अकबर के अंडर में था। तो अकबर राष्ट्रीय शासक होने की पहली कसौटी पे खरा उतरता है कि उसके पास विशाल साम्राज्य था, पहली चीज। दूसरा, कि उस विशाल साम्राज्य में एकता थी या नहीं थी, सभी जाति धर्म वर्ग के लोग एक साथ रहते थे या नहीं रहते थे, तो बिल्कुल रहते थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और अन्य वर्ग भी थे, और सभी बढ़िया से रहते थे। जैसा कि हमने इबादत खाने को पढ़ा, उसमें सभी धर्मों के लोग वहाँ पे आए थे। बौद्ध धर्म के नहीं आए थे, लेकिन किसी भी बौद्ध धर्म को सताया गया हो उस काल में, पीड़ित किया गया हो उस काल में, ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं मिलती। तो सभी धर्मों का सम्मान उस जमाने में होता था, यानी कि एकता थी। तीसरा पॉइंट था स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षण। तो अकबर ने, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षण दिया। यहाँ की जो भाषा थी वो हिंदी थी और इनकी मुगलों की भाषा फारसी थी। तो हिंदुओं को अकबर ने फारसी भाषा पढ़ाने के लिए मकतब खोले थे, शिक्षक लगाए थे, और जो मुस्लिम बंधु थे उनके लिए हिंदी भाषा उनको पढ़ाई गई थी। तो कहने का मतलब भाषा का यहाँ पे जो है संरक्षण अकबर ने किया था। साथ ही मैं संस्कृति की बात करूँ तो स्थानीय संस्कृति को भी अकबर ने जो है संरक्षण दिया। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस्लाम में संगीत निषेध होता है, लेकिन फिर भी अकबर के दरबार में संगीतज्ञ रहते थे। बैजू बावरा का नाम सुना होगा, तानसेन का नाम सुना होगा, दोनों के बीच में प्रतियोगिता भी हुई थी। अन्य भी कई संगीतकार अकबर के दरबार में रहते थे।
इस्लाम में पेंटिंग बनाना भी जो है प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी अकबर के दरबार में पेंटर रहते थे और शानदार पेंटिंग का काम करते थे। तो हम कह सकते हैं कि अकबर ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षण दिया था। बहुत सा जो स्थापत्य हम देखते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं जो स्थापत्य कला थी वो हिंदुओं से प्रभावित थी। ये एक अलग बात है कि फ़ारसी का भी उस पे ज़बरदस्त प्रभाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कारीगर बाहर के थे, बनाने वाले यहीं के थे, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ की थी, स्थानीय थी, ठीक है? तो ये भी हमारा जो है मानक अकबर पे परफेक्ट बैठता है। चौथा मानक मैं बताऊँ कि प्रशासन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी या नहीं थी। तो प्रशासन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान सिंह को देखिए, ये हिंदू था लेकिन इसको उच्च मनसब अकबर के दरबार में मिला हुआ था। टोडरमल का नाम कौन नहीं जानता, टोडरमल भी हिंदू था लेकिन उसको राजस्व विभाग का मंत्री तक बना दिया गया था, यानी कि वर्तमान का वित्त मंत्री होता है ना, वैसा पद था, ठीक है? तो मुस्लिमों को तो शामिल किए ही थे। तो कहने का मतलब सभी वर्गों को उसने शामिल भी किया था अपने प्रशासन में, और संपूर्ण राज्य में एक जैसा प्रशासन भी था। तो इन तमाम बातें अकबर को एक राष्ट्रीय शासक बताती हैं, ठीक है? लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अकबर को राष्ट्रीय शासक नहीं बताती, उनकी चर्चा भी हम करेंगे, क्योंकि यदि उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो ये हमारा आंसर अधूरा माना जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए कौन से वो बिंदु हैं जो अकबर को एक राष्ट्रीय शासक नहीं मानते। तो पहला बिंदु तो ये कि राष्ट्र की जो अवधारणा है वो है ही आधुनिक अवधारणा, है ना? ये तो अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश में आई थी, वरना उससे पहले ऐसी कोई अवधारणा थी नहीं, ठीक है? अब राष्ट्र क्या होता है, देश क्या होता है, ये तो मैंने मेरे एप्लीकेशन पे ही पढ़ाया है, वहाँ पे जाके आपको सुनना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल में मैंने इसको समझाया है। वैसे ये पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी हो जाती है, फिर भी एप्लीकेशन पे मैंने पूरा बताया है। दूसरी ये कि अकबर ने जो भी कृत्य किए थे, भले ही वो संस्कृति के संरक्षण की बात हो या सभी वर्गों को प्रशासन में शामिल करने की बात हो या पूरे साम्राज्य में और जाति वर्ग सभी को सम्मान देने की बात हो, वो इसलिए किया था कि वो अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था, इसलिए नहीं किया था कि वो एक राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहा था, है ना? राष्ट्र की उसके अंदर कोई भावना नहीं थी, वो सिर्फ एक साम्राज्यवादी शासक था और अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसने विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न वर्गों का, विभिन्न समुदायों का, सभी वर्गों का सम्मान किया, सभी वर्गों को जो है अपने साम्राज्य में रहने दिया स्वतंत्रता के साथ, ताकि कोई विद्रोह नहीं हो और उसका शासन बना रहे, ठीक है? तो ये बड़े दो तर्क बड़े थे जो मैंने आपके समक्ष रखे। इसके अलावा मैंने कुछ मेरे एप्लीकेशन पे और ज़्यादा इसको बढ़ाया है, वैसे आप इतना जवाब दे देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अकबर को एक राष्ट्रीय शासक नहीं भी कह सकते। अब हम दोनों की तुलना करें कि देखो नहीं होने के पक्ष में कम पॉइंट हैं, लेकिन अकबर एक राष्ट्रीय शासक था उसके बारे में ज़्यादा पॉइंट हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप क्या मानते हैं, क्या राष्ट्रीय शासक अकबर था या अकबर राष्ट्रीय शासक नहीं था? तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि सर यदि हम थोड़ा गहराई से जाएं और अकबर ने जो कृत्य किए भले ही वो साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हों, लेकिन जो उस जमाने में रह के उस समय के अनुसार हम देखें, देश काल परिस्थिति के अनुसार देखें, तो उसके कृत्य वास्तव में एक राष्ट्रीय शासक जैसे थे। इसलिए हम उसको राष्ट्रीय शासक यदि कहें नहीं तो एक आरंभिक राष्ट्रीय शासक का अग्रदूत हम उनको कह सकते हैं, या उनका एक प्रतिबिंब हम उनको कह सकते हैं। जैसे ब्लूप्रिंट नहीं होता, जैसे हम कोई भाई एक मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले हम उसका एक नक्शा एक वाइट पेपर पे बनाते हैं कि हमें यहाँ पे जो है किचन रखना है, यहाँ पे हमारा रूम होगा, यहाँ पे गेस्ट रूम होगा, जो भी है हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो उसी प्रकार का एक राष्ट्रीय शासक का ब्लूप्रिंट हम अकबर को कह सकते हैं, ठीक है? तो चलिए प्यारे साथियों, आशा करता हूँ इस प्रश्न का जवाब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इसके अलावा और ऐसे ही प्रश्न यदि आपके दिमाग में कौंध रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूंगा या अगला वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।